सबसे पहले आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 2 की, जिसका शीर्षक है वन एवं वन्य जीव संसाधन। क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ बड़े विस्तार से जानेंगे आज के अध्याय में। तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और इस अध्याय की शुरुआत के पहले, या आप कह लीजिए कि इसकी शुरुआत ही हो रही है एक लोक संगीत से। ये लोक संगीत है पश्चिम बंगाल के उत्तरी भागों में गाया जाने वाला, और इसे लेप्चा लोक संगीत के नाम से जानते हैं। आप देखिएगा कि इस लोक संगीत की जो पंक्तियां हैं उसमें पूरे वन्य जीव और वन संसाधन जो है उनको समाहित कर लिया गया है। ऐसा लगता है उनकी विविधताओं को यहाँ पर डालने का प्रयास किया गया है। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, नारक मेरे ईश्वर, लेप्चाओं की दुनिया में आप संगीत के जनक हैं। ओह नारक मेरे ईश्वर, मुझ स्वयं को आपको समर्पित करने दें। मुझे आप अपना संगीत झरनों, नदियों, पर्वतों, वनों, कीटों और जानवरों से ग्रहण करने दें। मुझे आप अपना संगीत मधुर समीर से ग्रहण करने दें और इसे आपको ही समर्पित करने दें। है ना, कितना मधुर, कितना मनमोहक और कितना विविधतापूर्ण, है ना। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें इस ग्रह की, इस मतलब जिसमें हम रहते हैं, तो यहाँ पर हम सूक्ष्म जीव, जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जी हाँ, बैक्टीरिया का नाम तो आपने ज़रूर सुना ही होगा, है ना, जोंक से लेकर के वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। इस वाक्य का अर्थ सरल शब्दों में बताऊं तो ये है कि छोटे से छोटे जीव से लेकर के बड़े से बड़े जीवधारी तक के सभी के साथ में, सभी के बीच में हम रहते हैं। दोस्तों, ये पूरा आवासीय स्थल जो है ना, जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधताओं से भरा हुआ है। भाई इसमें तो कोई दो राहें नहीं है, कोई दो मत नहीं है। कितनी सारी जैव विविधता हमें रोज देखने को मिलती है हमारे आसपास, है ना। हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या में कितने सारे लोगों को हम देखते हैं, जीवों को देखते हैं जिनसे हमारा पाला पड़ता है। नहीं, मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, है ना। यहाँ पर जटिल शब्द का उपयोग किया गया है। क्यों किया गया है ये आपको इस अध्याय में पता चल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि यह अध्याय जटिल है यानी कठिन है। बहुत सरल होने वाला है ना। ठीक है, अब आगे बढ़िए। जिसका हम मात्र एक हिस्सा है और अपने अस्तित्व यानी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर, अलग अलग तत्वों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमें बताया है कि वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, जल, जिसे हम पीते हैं, और मृदा यानी मिट्टी, जो क्या करती है, अनाज पैदा करती है, उपजाऊ होती है। उर्वरता तो मिट्टी में ही होती है ना, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इनका पुनः सृजन करते हैं, है ना। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक है जिन पर दूसरे जितने भी जीव है ना, सभी जीव निर्भर करते हैं, यानी कि डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं। अब आगे समझिए, पढ़ते हैं भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाते हैं कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, है ना। वास्तव में ना दोस्तों, भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे ज्यादा समृद्ध देशों में से एक है, और यहाँ पर विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या यानी लगभग आप समझ लीजिए 16 लाख पाई जाती है। अब ये आंकड़ों को याद करना कितना सरल है भाई। हमें यहाँ पर ये बताया है कि विश्व की सारी जैव उपजातियों की कितनी संख्या है, 8%, जो लगभग संख्या में कितनी है, 8 दूनी 16 लाख, है ना। आसान दोस्तों, ये अभी खोजी जाने वाली उपजातियों से 2 या 3 गुना है, और हम पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और किस्मों के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, है ना। याद कीजिए, मुझे उम्मीद है आपको जरूर याद होगा, है ना, हमने पढ़ा था।
दोस्तों हमने क्या सोचा होगा कि इन संसाधनों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। दोस्तों ये विविध वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने ज्यादा गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र ही नहीं करते, लेकिन किंतु परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। अब समझिए दोस्तों, कुछ अनुमान, ठीक सुना आपने, अनुमान, कुछ अनुमान ये कहते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है, यानी ये गायब हो सकती हैं, समाप्त हो सकती हैं, है ना। और इनमें से दोस्तों कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं। और इनमें नाम अगर हम बात करें तो आता है चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू और मधुका इनिसिगिनिस यानी घास की प्रजाति है। ऐसे कुछ पौधे भी यहाँ पर शामिल है। घास की प्रजाति मतलब कौन सा, ये हुबरडिया हेप्टान्यूरोन, ठीक है ना, ये नाम यहाँ पर दिया हुआ है। दोस्तों इसके बाद हमें ये बताया है कि वास्तव में कोई भी नहीं बता सकता कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं, यानी गायब हो चुकी हैं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर ज़्यादा केंद्रित है, लेकिन दोस्तों छोटे प्राणी जैसे कीट और पौधे भी तो महत्वपूर्ण होते हैं, नहीं होते। अब देखिए ये छोटी सी जानकारी यहाँ पर दी हुई है, इसको पढ़े बिना आगे हम नहीं बढ़ेंगे। मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमें ये बताया है लुप्त होते वन। भारत में जिस पैमाने पर, है ना, वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। दोस्तों देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.56% हिस्सा है। सघन वन 12.4%, खुला वन 9.26% और मैंग्रोव की अगर बात करें तो वो 0.15% है। अब दोस्तों स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार अगर बात करें तो वर्ष 2017 से सघन वनों के क्षेत्र में 3,976 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, परंतु वन क्षेत्र में यह वृद्धि वन संरक्षण उपायों, प्रबंधन की भागीदारी तथा वृक्षारोपण से हुई है। दोस्तों आइए हम विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ यानी IUCN के अनुसार इनको निम्नलिखित श्रेणियों में दोस्तों विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले सामान्य जातियां। अब आप कहेंगे ये क्या होती हैं, तो सुनिए, यहाँ पर बताया है कि ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और कृंतक यानी रोडेंट्स आदि। इसके बाद संकटग्रस्त जातियां। अब ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी जिनके गायब होने का खतरा है। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या दोस्तों कम हुई है ना, यदि वे जारी रहती हैं, यानी इसी तरह से चलती रहती हैं, तो इन जातियों का जीवित रहना अत्यंत कठिन है। इनमें काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गेंडा, शेर, पूंछ वाला बंदर, संगाई मणिपुरी हिरण है जो कि आदि इसी प्रकार की जातियों के उदाहरण देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है सुभेद्य यानी वल्नरेबल जातियां। अब ये क्या है, किस प्रकार से पहले जो दो हमने पढ़े उनसे भिन्न है, समझिए। दोस्तों ये ना वो जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती, जिससे कि इनकी संख्या बढ़े मतलब, और इनकी संख्या इसी तरह से घटती रहती है, तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन इत्यादि इसी प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं दुर्लभ जातियों की। दोस्तों इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद्य है
और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं तब तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं दोस्तों। इसके बाद में है स्थानिक जातियां। दोस्तों, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर और अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के एग्जाम्पल्स यानी कि उदाहरण हैं। इसके बाद में है लुप्त जातियां। अब ये क्या है? ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवासों में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई हैं। दोस्तों, ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में शामिल है एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बत्तख। समझ रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं ये जानकारी की, एशियाई चीता कहाँ चला गया। दोस्तों, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता बिल्ली परिवार का एक अजूबा और विशिष्ट सदस्य है, जो कि 100 यहाँ पर दिया है 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ सकता है। लोगों को आमतौर पर भ्रम रहता है कि चीता एक तेंदुआ होता है। दोस्तों, चीते की विशेष पहचान न उसकी आंख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान होते हैं। 20वीं शताब्दी से पहले चीते अफ्रीका और एशिया में दूर दूर तक फैले हुए थे, परंतु इसके आवासीय क्षेत्र और शिकार की उपलब्धता कम हो गई और इससे ये लगभग लुप्त हो चुके हैं। भारत में तो यह जाति बहुत पहले 1952 में ही लुप्त घोषित कर दी थी। दोस्तों, अब समझिए, यदि हम चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो हम पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया है ना। इस चित्र को देखिए, कुछ लुप्त, दुर्लभ तथा संकटग्रस्त जातियां यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है दोस्तों, हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयाँ, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अथवा परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से वनों और वन्य जीव से प्राप्त होता है। इसीलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों, भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान उपनिवेश काल में रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं में वृद्धि से ही हुआ है। अब समझिए, स्वतंत्रता जब हमें मिल गई, आज़ादी, इसके बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा है। दोस्तों, भारत में हमें यहाँ पर बताया गया है कि वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच की अगर हम बात करें तो लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है, इसमें कृषि भूमि में इसको परिवर्तित कर दिया गया। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेष करके पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरी यानी झूम खेती अथवा स्लैश और बर्न खेती के चलते वनों की कटाई या निम्नीकरण हुआ है। अब ये स्लैश या बर्न खेती क्या होती है आप भली भांति जानते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ कि पेड़ों के जो ऊपरी हिस्से होते हैं जंगलों में, बड़े बड़े पेड़ों के, उनको काट दिया जाता है, फिर उनको जला के उनकी राख को ज़मीन पर डाल दिया जाता है, जिससे कि उसकी उर्वरता बढ़ जाए और फिर वहाँ पर खेती की जाती है। और फिर जब उसकी उर्वरता समाप्त होती है तो फिर दूसरी जगह ये सब किया जाता है ताकि पहली जगह पर वापस से उर्वरता मिल सके। लेकिन ऐसे में जंगलों की कटाई हो रही है ना। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी और है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न के साथ हेडिंग दी गई है, प्रश्न हेडिंग के तौर पर ही है, क्या औपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए? दोस्तों, हमारे कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार न भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन यानी कि इनरिचमेंट, वृक्षारोपण अर्थात वाणिज्य की दृष्टि से कुछ, या मान लीजिए कि एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां ना खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर सागवान की एकल रोपण से दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालयन ओक और रोडोडेंड्रॉन जो है वनों का, इनका नुकसान हुआ है। दोस्तों, अब समझिए, बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। 1952 का भी हमने ऊपर जिक्र किया था, है ना दोस्तों। 1952 से नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। और मध्य प्रदेश में
4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूरे हो जाने से जलमग्न हो जाएगा। दोस्तों, वनों की बर्बादी में खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बक्सा टाइगर रिजर्व है ना, डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। इसने कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाया है और कई जातियां, जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है, इसके आवागमन मार्ग को इसने बाधित भी किया है। दोस्तों, बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद जो है वो तो ये मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में ना पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई मुख्य भूमिका निभाते हैं। यद्यपि दोस्तों, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन चारे और ईंधन के लिए लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ काटकर की जाती है, न कि पूरे पेड़ काटकर। दोस्तों, वन पारिस्थितिकी तंत्र देश के मूल्यवान वन पदार्थों, खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष है, जो तेजी से विकसित होते हैं और औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, यानी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दोस्तों हमें ये बात ध्यान देने वाली है कि ये आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच में जो संघर्ष चल रहा है ना, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियों को ये पैदा करते हैं। अब इस जानकारी को हम पढ़ेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है हमें हिमालयन यव संकट में। दोस्तों, हिमालयन यव यानी चीड़ की प्रकार का एक सदाबहार वृक्ष है और एक औषधीय पौधा भी है, ठीक है ना, जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला इसकी जाता है और इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। सोचिए, इससे बनाई गई दवाई विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर की औषधि है। इसके अत्यधिक निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले 1 दशक की अगर हम बात करें, यानी 10 सालों में, तो हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में यव के हजारों पेड़ सूख गए। दोस्तों, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों को मारना और आखेटन, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दावानल आदि इसमें शामिल है। दोस्तों, पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा और उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रखरखाव की जिम्मेदारी में असमानता भी शामिल है। आमतौर पर दोस्तों, विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। यद्यपि दोस्तों, एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना ज्यादा है। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग जो हैं वो 5% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। इन 5% लोगों की पर्यावरण रखरखाव में भी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न क्या है? प्रश्न दोस्तों ये है कि कौन, क्या, कहां से और कितना उपभोग कर रहा है। एक छोटी सी जानकारी हमें यहाँ पर दी गई है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर हमें बताया है कि आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि यानी वेटलैंड सूख चुकी है और 70% धरातलीय जल क्षेत्र यानी वाटर बॉडीज प्रदूषित है। 40% मैंग्रोव क्षेत्र लुप्त हो चुका है और जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार तथा वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव जातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। दोस्तों, वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है। जैव संसाधनों का विनाश सांस्कृतिक विविधता के विनाश से भी जुड़ा हुआ है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और आर्थिक रूप से हाशिए पर पहुंच गए हैं। यह समुदाय खाने, पीने, औषधि, संस्कृति, अध्यात्म इत्यादि के लिए वनों और वन्य जीवनों पर निर्भर हैं। दोस्तों, गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में दोस्तों खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जा रही है, महिलाओं पर कार्यभार बढ़ता जा रहा है और कई बार तो उनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। काम का समय बढ़ने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम हो सकते हैं।
दोस्तों वन्य कटाई के परोक्ष परिणाम जो हैं उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर हमें बताया है जैसे कि सूखा, बाढ़, ये भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है और इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में ना वन और वन्य जीवन मानव जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है, अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही नीतियां अपनाई जाए। चलिए अब इतना समझने के बाद में ना हम बात करते हैं भारत में वन और वन्य जीवन के संरक्षण के विषय में। दोस्तों वन्य जीवन और वनों में तेज गति से जो ह्रास हो रहा है ना उसके कई कारण इनका संरक्षण बहुत आवश्यक हो चुका है। परंतु दोस्तों हमें वनों और वन्य जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जैसे जल, वायु और मृदा ये भी बने रहते हैं। यह विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स यानी जेनेटिक विविधता में भी अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर है। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए रखने पर निर्भर है। 1960 और 1970 के दशकों के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने दोस्तों राष्ट्रीय वन्य जीवन सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। सारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई और इस कार्यक्रम के तहत बची हुई जो संकटग्रस्त जातियां हैं उनके बचाव पर, शिकार प्रतिबंध पर, वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने जैसी आदि पर प्रबल जोर दिया गया है। दोस्तों इसके पश्चात भी केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार स्थापित किए जिनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। दोस्तों अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें ना यानी केंद्रीय सरकार की, तो इसने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में जो पड़े हुए कुछ विशेष वन प्राणी है ना इनको रक्षण प्रदान करना था। और इन प्राणियों में कौन कौन आता है? तो इन प्राणियों में आते हैं बाघ, एक सींग वाला गेंडा, कश्मीरी हिरण अथवा हुंगल, ये 3 प्रकार के मगरमच्छ जो हैं, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल, ये सब इसी में आते हैं। इसके अलावा एशियाई शेर और अन्य प्राणी भी इसमें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण और चिंकारा भारतीय गोडावन और हिम तेंदुओं आदि के शिकार और व्यापार पर भी है दोस्तों जो संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण दिया गया है। इस चित्र को देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा और हिरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक जानकारी दी है बाघ परियोजना की, इसके बारे में सुनिएगा दोस्तों। आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण जानकारी बताता हूं तो संभावना बहुत अधिक होती है कि यह आपके प्रश्न पत्रों में पूछ ली जाए, है ना। यहाँ पर अभी जो हम बाघ परियोजना के बारे में पढ़ रहे हैं ना, संभावित है कि इससे एमसीक्यूज के तौर पर कुछ प्रश्न बन जाए, तो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पर हमें बताया गया है कि वन्य जीवन संरचना में दोस्तों बाघ यानी टाइगर एक महत्वपूर्ण जंगली जाति है। 1973 में यानी 1973 में अधिकारियों ने यह पाया कि देश में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बाघों की संख्या अनुमानित संख्या यानी 55,000 से घटकर के मात्र 1,827 रह गई है। दोस्तों बाघों को मारकर उनको व्यापार के लिए चोरी करना, आवासीय स्थलों का सिकुड़ना, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की संख्या कम होना और जनसंख्या में वृद्धि बाघों की घटती संख्या के मुख्य कारण रहे हैं। बाघों की खाल का व्यापार और उनकी हड्डियों का एशियाई देशों में परंपरागत औषधियों में प्रयोग के कारण यह जाति विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। चूंकि दोस्तों भारत और नेपाल दुनिया की 2/3 बाघों को आवास उपलब्ध करवाते हैं, अतः ये देश ही शिकार, चोरी और गैर कानूनी व्यापार करने वालों के मुख्य निशाने पर है। अब समझिए, ऐसे में बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। अब इससे क्या हुआ समझिए। बाघ संरक्षण मात्र एक संकटग्रस्त जाति को बचाने का प्रयास ही नहीं है दोस्तों, बल्कि इसका उद्देश्य बहुत बड़े आकार के जैव जाति को भी बचाना है। उत्तराखंड में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान में सरिस्का वन्यजीव पशु विहार, असम में मानस बाघ रिजर्व और केरल में पेरियार बाघ रिजर्व भारत में बाघ संरक्षण परियोजनाओं के ही
उदाहरण है। ठीक है, अब सुनिए। आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, ना कि इसके विभिन्न घटकों पर। दोस्तों, संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व मिल रहा है। वन्य जीव अधिनियम 1980 और 1986 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृंगों और एक ड्रैगन फ्लाई को भी संरक्षित जातियों में शामिल किया गया है। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां दोस्तों पहली बार इस सूची में रखी गई। दोस्तों, वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण, आइए अब इसकी बात करते हैं। दोस्तों, यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है। क्यों, इसे भी समझिए। दोस्तों, भारत में ना अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, या वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। अब इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है, इसे भी समझ लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं आरक्षित वन की। दोस्तों, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है, आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान यहां पर माना जाता है। ठीक है, दूसरा समझिए, रक्षित वन। दोस्तों, वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। अगला है अवर्गीकृत वन। तो दोस्तों, अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, अवर्गीकृत वन कहे जाते हैं। दोस्तों, आरक्षित और रक्षित वन ऐसे स्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव जो है वो इमारती लकड़ी, अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में स्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का भी 75% है। इसके अतिरिक्त जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का ही है, जबकि बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा अनुपात है। दोस्तों, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। इसके बाद बात करते हैं समुदाय और वन संरक्षण। दोस्तों, वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी है। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर अपने आवास स्थलों के संरक्षण में भी जुटे हुए हैं, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, सरिस्का बाघ रिजर्व में राजस्थान के गांवों के लोग वन्य जीव रक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत हैं। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं और सरकार की ओर से हस्तक्षेप भी स्वीकार नहीं कर रहे। अब समझिए, राजस्थान के अलवर जिले की अगर बात करें तो इसमें 5 गांव के लोगों ने तो 1200 यानी 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाकव, जो यहाँ पे नाम दिया है, सेंचुरी घोषित कर दी, जिसके अपने ही नियम कानून है जो शिकार वर्जित करते हैं तथा बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवन को भी बचाते हैं। अब यह जानकारी दी गई है, इसे मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये जानकारी है पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति के विषय में। दोस्तों, प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार क्या है? प्रकृति के हर रूप की रक्षा करना। दोस्तों, इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और कौमार्य रूप में बचाकर रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट, देवी देवताओं के वन कहते हैं। वनों के इन भागों में दोस्तों या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं तथा न ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां, आपने इनके नाम पहले भी सुने हैं, ये नाम आपके लिए नए नहीं है।
महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार की अगर बात करें तो यहाँ की जनजातियाँ शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। हम में से बहुत से व्यक्ति पीपल और वटवृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेकों संस्कृतियां हैं और प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और इसकी कृतियों को संरक्षित करने के अपने पारंपरिक तरीके हैं। आमतौर पर झरने, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। हम अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक इन्हें खिलाते पिलाते भी हैं और मंदिर के भक्तों में गिनते भी हैं। दोस्तों, राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास हम काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय और मोरों के झुंड देख सकते हैं, जो वहाँ के समुदाय का एक अभिन्न हिस्सा है और कोई उनको नुकसान नहीं पहुँचाता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में ही कामयाब नहीं रहा, बल्कि यह भी दिखाया कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। दोस्तों, पारंपरिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा आप कह लीजिए कि पारिस्थितिकी कृषि के नए तरीकों का विकास जो है अब बहुत ही व्यापक हो गया है। हमें एक जानकारी दी है कि टिहरी में ना, यहाँ पर हमें बताया है कि टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और नवदाने ने दिखा दिया कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहार्य कृषि उत्पादन संभव है। दोस्तों, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंध और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं, यानी हमारे सामने लेकर के आते हैं। और अगर बात करें फॉर्मेलिटी की, यानी औपचारिकता की, तो औपचारिक रूप में इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, 1988 में। कब? जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षरित वनों के बचाव के लिए कार्य करता है, यानी ऐसे वन जो कि धीरे धीरे झड़ते जा रहे हैं, क्षरित हो रहे हैं, है ना, जिनका नाश हो रहा है। इसमें दोस्तों गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं और इनमें क्या होता है, ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप में यानी मिलजुल करके काम करते हैं और इसके बदले ये समुदाय मध्य स्तरीय लाभ जैसे कि गैर इमारती वन उत्पादों के हकदारी होते हैं तथा सफल संरक्षण से प्राप्त इमारती लकड़ी लाभ में भी भागीदार होते हैं। दोस्तों, भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलताओं से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए, परंतु स्थानीय समुदायों को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने में अभी दोस्तों देर है। अतः वे ही विकास क्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो, है ना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और इस अध्याय की समाप्ति हम करने वाले हैं इस एक कथन के साथ जो गौतम बुद्ध ने कहा था। समझिए, पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है। यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। गौतम बुद्ध 487 ईस्वी पूर्व। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाए, समझ पाए इस वीडियो को, इस जानकारी को। और दोस्तों, आप सभी से जल्द मुलाकात होगी इसी तरह के अगले अध्याय के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।